नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ दिनेश दादीस न्यू उड़ान क्लासेस के फ्रंट पेज पर हिंदी विषय को एक नया अपना बिंदु लेकर के, जो है आज आपके लिए वाक्य शुद्धि। देखिए, हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये वाक्य शुद्धि एक पार्ट है, लेकिन इस वाक्य शुद्धि को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी हम केवल वाक्य के ऊपर लेते हैं कि वास्तव में वाक्य क्या है। वाक्य, जैसा कि हमने व्याकरण की जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण में केवल 3 चीज बनी है। वो है जैसे वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। यानी इन 3 से ये पूरी की पूरी व्याकरण बनी है, और ये तीनों आपस में इस कदर से जुड़े हुए हैं जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी है। यानी कि सबसे छोटी सार्थक चीज वर्ण। वर्ण क्या है? अक्षर विन्यास की सबसे लघुतम इकाई, सबसे छोटी चीज है। वर्णों का सार्थक समूह क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी कि जैसे वर्ण क्या है? ये अ एक वर्ण है, के भी वर्ण है। ये वर्ण मिल करके क्या बनेंगे? शब्द। यानी कि जैसे राम, रहीम, ये शब्द बनेंगे। और वर्णों का सार्थक समूह अगर शब्द बनता है तो शब्दों का सार्थक समूह क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। यानी शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं। हमने यहां पढ़ा था जैसे वर्ण और अक्षर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। इसी प्रकार से मैंने शब्द और पद के बारे में भी आपको बताया था कि शब्द क्या है और पद क्या है। यानी कि शब्द जब तक वो केवल मात्र शब्द है वो शब्द है, लेकिन वो शब्द पद कब बनता है? कि जब शब्द के साथ में कारक आदि चिन्हों का प्रयोग करके हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे ये केवल शब्द है राम। राम क्या है? केवल मात्र एक शब्द है, लेकिन राम पद कब बन रहा है? कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये वाक्य प्रयोग किया गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां ये राम केवल शब्द नहीं बल्कि एक पद बन जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यानी कि जब शब्दों का सार्थक समूह मिलकर के ये क्या कर रहे हैं? एक वाक्य बनते हैं। क्या बन रहे हैं? ये वाक्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज ये है कि वाक्य आखिर बनता किससे। चलिए देखते हैं, वाक्य को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वाक्य निर्माण। अगर हम देखें कि वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि वाक्य के अंतर्गत हमें जरूरी चीज, वाक्य के जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है। जैसे वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और वाक्य में क्रिया। यानी मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो वाक्य के अंतर्गत इन 3 का होना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ ही हो सकता है कभी कभार एक ही कमी हो, लेकिन कर्ता और क्रिया से भी तो वाक्य बनता है। कर्ता प्लस क्रिया से भी तो वाक्य का निर्माण होता है। कर्म और क्रिया से भी तो वाक्य निर्माण होता है। कर्म और क्रिया से भी तो वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि ये दोनों मिलकर के तो वाक्य बना सकते हैं। जैसे कर्ता और क्रिया से, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। राम पढ़ता है, ये तो वाक्य बन गया। जिसमें राम क्या है? कर्ता, पढ़ना क्या है? क्रिया है। कभी कभार कर्म और क्रिया से भी तो वाक्य बनाया जा सकता है, लेकिन कर्ता और कर्म से वाक्य नहीं बनेगा। यानी कि केवल कर्ता और कर्म मिल जा करके वाक्य बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्रिया का होना बहुत जरूरी होता है। वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? क्रिया की। यानी कि जब तक आप क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं वे वाक्य
अधूरा रहता है। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज वाक्य के अंतर्गत हमें इन 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। प्रमुख 3 चीजें हैं जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। तो मूल रूप से इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, वो है आपकी क्रिया। तो क्रिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं कि वास्तव में क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सी समझना आपको, क्योंकि आपकी वाक्य शुद्धि इन्हीं पर डिपेंड करती है, क्रियापद पर। यानी कि क्रिया क्या है, क्रिया का अर्थ होता किसी कार्य का होना या पाया जाना, किसी कार्य का होना या पाया जाना, होना या पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का होना या पाया जाना ये क्रिया कहलाती है। अब मूल रूप से क्रिया के भेद आपने पढ़े कि जैसे क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कर्म पर आधारित क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे एकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। यानी इसमें कर्म नहीं और इसमें कर्म का प्रयोग होता है। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया, तो अर्थ के आधार पर अलग अलग क्रियाएं होती है अलग अलग प्रकार की क्रियाएं। जैसे इसमें मूल रूप से आपको वाक्य के अंतर्गत देखिए, यहां वाक्य निर्माण कर रहे हैं तो हमें जैसे पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इन क्रियाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया, मूलतः हमें ये 4 क्रियाओं की जरूरत रहेगी। वाक्य निर्माण में अधिकांशतः वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हम क्रिया के आधार पर ये 4 टॉपिक मूल रूप से, हाँ बाकी के चैप्टर करेंगे, लेकिन क्रिया के अंतर्गत हमें ये 4 क्रियाओं का बहुत ही जरूरी प्रयोग में देखना। जैसे एकर्मक क्रिया क्या है कि वह क्रिया जिसके साथ में केवल कर्ता का प्रयोग किया गया लेकिन कर्म उसमें गौण रहता है, यानी कि कर्म का प्रयोग ना हो तो भी वो वाक्य निर्माण होता है। दूसरी चीज जैसे सकर्मक क्रिया क्या है कि उस क्रिया के साथ में कर्म का होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए पुस्तक शब्द क्या है, कर्म है, कर्ता कौन है, कर्ता राम है, कर्ता क्या है, राम। देखिए इस वाक्य में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। पुस्तक क्या है, कर्म है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों यहां पीछे शब्द शेष रहा है, ये है क्या है, अधिकांश लोग यहां पर ये है को केवल है ही मानते हैं, बल्कि ये है नहीं है, ये होती है सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। हम वाक्य शुद्धि के अंतर्गत भी इसे पढ़ेंगे। एक चीज यहां थोड़ा सा नोट करना आप, जैसे एक तो होता है और एक होता है। अक्सर गलती हम इन्हीं में करते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और इसी प्रकार से ये वाक्य बना दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब दिखने में ये एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक वाक्य शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना यहां पर कि वाक्य शुद्ध कौन सा है और वाक्य अशुद्ध कौन सा है। इसी प्रकार का प्रश्न बना करके आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। अब यहां पर शुद्ध कौन सा है, अगर देखते हैं कि राम इस वाक्य का कर्ता है, वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हे का प्रयोग होता है। और कर्ता जब बहुवचन हो, यानी इस हे के साथ में अनुस्वार का प्रयोग कब होता है, जब बहुवचन होने पर ही। तो विशेष रूप से याद रखना है कि ये इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, बहुवचन में। अगर वाक्य बहुवचन है, जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यहां इस हैं का प्रयोग होगा। विशेष रूप से आपको यह याद रखना है कि यह एक बहुत ही छोटी सी गलती
हमें पटरी से अलग कर देती है। विशेष रूप से ध्यान देखना कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं, है के साथ में अनुस्वार, यानी इस है और हैं का भेद देखिए, एक तो है और एक है हैं। हिंदी में बहुत ही ज्यादा गलती हम अक्सर यही करते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसा बना करके आता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वहां आपसे अमूमन यही गलती करके बैठते हैं हम। एक वचन के साथ में हैं तो वो वाक्य पूर्ण रूप से अशुद्ध होता है, वो आगे हम देखेंगे। चलिए एक बार हम वापस चलते हैं, क्रिया की ओर रुख करते हैं। तो सकर्मक क्रिया तक आपने पढ़ा था कि ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म का होना बहुत ही आवश्यक है, वो सकर्मक क्रिया होती है। फिर मैंने आपसे लिखा था कि पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रिया यानी वाक्य में एक साथ 2 क्रियाओं का प्रयोग होगा, यानी कि कितनी क्रियाओं का, 2 क्रियाएं होगी, 2 क्रियाएं होगी, लेकिन उनमें से एक क्रिया यानी कि जो पूर्ण हो चुकी है, एक क्रिया जो पहले घटित हो चुकी है, जैसे पूर्णकालिक कहते हैं, जिसे पूर्णकालिक या जिसे हम तात्कालिक भी कहते हैं, कहीं कहीं पर उसे तात्कालिक भी कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए कि चोर के भागते ही पुलिस आ गई। अमूमन यही चीज होती है कि चोर के भागते ही, यानी कि चोर भाग के गया ही ये था, इतने में पुलिस आ गई, यानी कि पुलिस के आने से पहले वो पूरिया ये आ गई। ये तो वर्तमान में हुई है, लेकिन ये भाग चुका है, अभी अभी भाग के गया था, तत्काल पूर्ण रूप से। तो ये तात्कालिक क्रिया होती है, यानी कि जो पूर्णकालिक एक कार्य में एक साथ 2 क्रियाएं हैं। जैसे राम खाना खाकर सो गया। क्रिया के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो सो गया यानी ये सोना एक क्रिया है जो वर्तमान में सो रहा है अभी वो, लेकिन इससे पहले उसने क्रिया क्या की, खाकर, यानी कि खाया था। खाना एक क्रिया है, तो यहां ये कर, तो मूल रूप से पूर्वकालिक क्रिया की पहचान हम क्या करेंगे कि जिस क्रिया के अंत में कर या करके हो, कर या करके का प्रयोग, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। मूल रूप से हमें यह याद रखना है कि जिसका क्रिया का प्रयोग हम करेंगे तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत जब ऐसा प्रयोग करते हैं तो करके में आपको शुद्धि यहीं दिखानी पड़ेगी। विशेष रूप से याद रखना कि वाक्य शुद्धि में आप करके साथ में लिखेंगे, ना कि करके। ये गलत होता है, जो हम आगे वाक्य शुद्धि में पढ़ेंगे। अब जैसी प्रकार से मैंने चौथी क्रिया बताई थी प्रेरणार्थक, कौन सी क्रिया बताई थी आपको, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वास्तव में क्या होती है, इसमें मूल रूप से जो करता है, यानी वह काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, यानी क्रिया को वह पूर्ण नहीं करता बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया पूर्ण कराता है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप कि सरपंच ने ग्रामीणों से तालाब बनवाया। सरपंच ने ग्रामीणों से तालाब बनवाया। यहां वाक्य का कर्ता कौन है, इस वाक्य के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि कर्ता ने, तो सरपंच करता है, लेकिन वास्तव में बना कौन रहा, ग्रामीण। तालाब कौन बना रहा, ग्रामीण बना रहा। सरपंच खुद थोड़ा ही गया था वहां बनाने के लिए, लेकिन इसने ये काम करवाया। तो ये प्रेरणार्थक है, क्योंकि काम किसने करवाया था, इस जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य पूर्ण करवाता है, तो वहां वह आपकी क्रिया कौन सी कहलाएगी, ये बनवाया क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया को पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे कि क्रिया के अंत में वाया जुड़ा हुआ, वाया या वाई,
स्त्रीलिंग होगा तो वाई होगा, पुल्लिंग होगा तो वाया। अमूमन ये आपको याद रखना है। देखिए यहां आप अशुद्धि ना करें, क्योंकि क्रिया के आधार पर भी वाक्य में अशुद्धि होती है। तो मूल रूप से वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है, वो है आपके कर्ता, कर्म और क्रिया। कौन कौन से? कर्ता के साथ साथ कर्म होना चाहिए, और अगर क्रिया है साथ में जुड़ी हुई तो आपका पूर्ण रूप से वह क्या बनता है? वाक्य बनता है दोस्तों। तो विशेष रूप से आपको ये याद रखना है कि अगर वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों का संयोग है तो वो आपका पूरा वाक्य है। अब देखिए वाक्य का अभिन्न अंग क्या होता है, यानी वाक्य के अभिन्न अंग, वाक्य के अंग, मूल रूप से वाक्य के अंग 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य को थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे तो आपके लिए वाक्य शुद्धि बहुत ही सरल होगी। मैं डायरेक्टली आपको वाक्य शुद्धि पढ़ा सकता हूं, लेकिन उससे ठीक पहले आपको ये तो जानना जरूरी है कि वाक्य बनता किससे, वाक्य में अशुद्धि हम किस आधार पर करते हैं, वाक्य का उद्देश्य क्या है, वाक्य का विधेय क्या है। एक छोटा सा वाक्य, जैसे मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो यहां अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अमूमन ये वाक्य पूरा बना हुआ है, यानी कि इस वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी, यानी कि प्रशांत क्या है? कर्ता है, पुस्तकें क्या है? कर्म है, और पढ़ता क्या है? क्रिया है। अमूमन हम वाक्य को थोड़ा सा देखना, उसमें ये 3 चीज तो अमूमन हम ढूंढ ही सकते हैं। यानी कि वाक्य की कर्ता की पहचान हम किससे करेंगे कि कौन, सबसे अंत में हमें ये जरूरी चीज है कि पहले सबसे पहले हमको किसको पकड़ना है? वाक्य की क्रिया को। इस क्रिया को अगर आपने पकड़ लिया और क्रिया से आप पहचान करके निकलना चाहते हैं कि भाई इसमें से कर्ता कौन है, कर्म कौन है, तो देखिए यहां आप क्रिया से आप अगर कर्ता की पहचान करना चाहते हैं तो क्रिया से ठीक पहले आप दीजिए कौन, प्रश्न बनाइए कौन पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत आएगा पूरा का पूरा, तो इसमें प्रशांत पढ़ने वाला कौन है? प्रशांत ही, ये तो मेरा भाई क्या है संबंध बता रहा। लेकिन प्रशांत क्या है? एक आदमी विशेष के लिए कौन पढ़ता है? प्रशांत पढ़ता है। अब इसी प्रकार से अगर आप कर्म निकालना चाहेंगे तो क्या या किस, ये प्रश्न रखिए इस क्रिया से ठीक पहले। क्या क्या पढ़ता है? पुस्तकें। उत्तर मिलेगा आपको पुस्तकें। किसको पढ़ता है? पुस्तकें को पढ़ता है। तो यहां ये उत्तर मिल रहा है, तो इस आधार पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमें वाक्य के अंतर्गत क्रिया को पकड़ना। क्रिया को पकड़ करके आप अगर कौन प्रश्न रखेंगे, देखिए कि पिछली पटवार भर्ती हुई थी उसमें एक प्रश्न दिया था, बहुत ही सटीक था, जैसे ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है। दोस्तों ये प्रश्न देकर के इसमें क्रिया पूछी गई थी, यानी आपसे ये पूछा गया था कि इसमें कौन सी क्रिया है, कर्मक है, से कर्मक है। यहां हम क्या करते हैं कि अमूमन लोग हम क्या कहते हैं कि कर्म की पहचान करने के लिए क्या प्रश्न रखते हैं, क्या प्रश्न देकर के आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं। तो यहां भी उत्तर निकल रहा है, क्या खड़ा? ठूंठ खड़ा है। क्या से उत्तर निकल रहा है? ठूंठ। तो ज्यादातर लोग यहां पर से कर्मक क्रिया करके आए थे, लगभग 90%। तो क्या ये वास्तव में सही था? जी नहीं, पूर्ण रूप से गलत था। अब यहां आप देखिए कि कौन खड़ा है, तो ये तो वाक्य का कर्ता है। आप ये क्या कह रहे हैं कि कर्म की पहचान के लिए हम वाक्य की क्रिया से ठीक पहले क्या प्रश्न रखते हैं? तो कौन की परिभाषा, यानी कौन से क्या निकलता?
वाक्य का कर्ता निकलता है। तो दोस्तों यहां कौन खड़ा है, तो ये ठूंठ खड़ा है, कौन के स्थान पर उतर के आ रहा है, ठूंठ। तो यानी कि ये वाक्य किस क्रिया का था, अकर्मक क्रिया का। तो ऐसे प्रश्न भी बनाए जाते हैं और यहां गलती अक्सर होती है। तो देखते हैं कि वास्तव में हमें ये गलती ना करते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के साथ लेते हैं हम वाक्य को। मूल रूप से वाक्य क्या है, वाक्य के दो अंग अभी मैंने आपको बताए थे, पहला था उद्देश्य और दूसरा था विधेय। चलिए बात करते हैं हम उद्देश्य की, यानी उद्देश्य क्या है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, यानी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता या कर्ता का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विधेय, विधेय क्या है, क्रिया या क्रिया का विस्तारित रूप, क्रिया का विस्तारित रूप क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो दोस्तों हमें ये याद रखना है कि कर्ता क्या है, कर्ता की और क्रिया की पहचान आपने की। तो मूल रूप से जैसे अपना वाक्य था कि मेरा भाई प्रशांत, वाक्य मैंने अभी आपको पिछले बार ये बताया था कि मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। इस वाक्य को देख करके मैंने आपसे पूछा था कि इस वाक्य में उद्देश्य कौन है और विधेय क्या है। तो सबसे जरूरी चीज आप क्या बताएंगे कि उद्देश्य क्या है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या होता है। जैसे उद्देश्य की परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता या कर्ता का विस्तारित रूप। तो कर्ता यानी कौन, कौन यानी कि प्रशांत, इसका विस्तारित रूप क्या है, मेरा भाई प्रशांत। तो ये तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्या बन गया आपका, उद्देश्य। ठीक है, इसी प्रकार से क्रिया, ये है आपका विधेय, यानी कि क्रिया या क्रिया का विस्तारित रूप। तो अब इस क्रिया का विस्तारित रूप क्या है, बहुत पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें। ये पूरा का पूरा आपका रूप क्या बन गया, विधेय। मूलतः हमें ये याद रखना है कि कर्ता या कर्ता का विस्तारित रूप उद्देश्य होता है, तो क्रिया या क्रिया का विस्तारित रूप क्या होगा, विधेय बनेगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेकर के चलते हैं कि हिमालय से निकलने वाली गंगा भारत की सबसे पवित्रतम नदी है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस वाक्य का उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंगा कहां से निकल रही है, इस हिमालय से। तो आपका उद्देश्य क्या बन रहा है, हिमालय से निकलने वाली गंगा, ये आपका उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य बनता है। क्या बन रहा, उद्देश्य। इसी प्रकार विधेय क्या बनेगा, पवित्रतम नदी, ये आपका विधेय बनता है। क्या बनता, विधेय। तो हमें ये मूल रूप से याद रखना है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं जी। कौन कौन से,
पहला होता उद्देश्य और दूसरा होता विधेय। और वाक्य के अंतर्गत हमें किन की जरूरत होती है, प्रश्न ये भी बनाया जाता है कि वाक्य निर्माण के लिए हमें मूल रूप से किन किन की जरूरत होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। अमूमन हमें ये दो चीजें याद में रखते हुए लेकर के चलना है। अब इसी के साथ साथ हम आगे का टॉपिक लेकर के चलेंगे जो है वाक्य शुद्धि। कौन सा है? वाक्य शुद्धि। तो दोस्तों यहां आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आज तक आपने व्याकरण पढ़ी है उस पूरी की पूरी व्याकरण को पुनः यहाँ पर, जैसा कि आपने शब्द शुद्धि के अंतर्गत मैंने आपसे बताया था कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, अगर चार चीजें आपने पूर्ण रूप से तैयार कर रखी है तो आप 90% कवर करते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आपने शब्द शुद्धि और ये चार टॉपिक, वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और साथ ही साथ शब्द शुद्धि अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी है तो आप 100% इस वाक्य शुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो लेकर के आ रहा हूं मैं फिर एक बार से वाक्य शुद्धि। नमस्कार।